ये तब से यही है। कहाँ तक पहुंचे थे? हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए बेटे हेडिंग डाले थे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, तो स्लैश करके इसका और दो नाम है वो भी लिख लीजिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम नेथन बेकर रेजोनेंस, या इसी का ही दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। आप लोगों के स्कूल की क्या होता है उसमें पोस्टमिट में क्या क्या आ रहा है? हाँ, रेडॉक्स और हाइड्रोकार्बन। जीओसी तो उसमें मिड टर्म में आ चुका है। अच्छा ठीक, सर आपका पोस्टमिट जो होने वाला है ना अभी, तो उसमें क्या क्या आएगा आपके स्कूल में? हाँ, ठीक है। चलो, हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या है? नेथन बेकर रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक, अब नाम से मालूम चल रहा है बेटा, ये वाला जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसमें होगा क्या? रेजोनेंस तो मिलेगा, लेकिन रेजोनेंस किस हालत में मिलेगा? बिना बॉन्ड के मिलेगा, इसलिए उसको नाम दे रहे हैं हम लोग नेथन क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक, किसी एग्जाम में जब आप उसमें इंटरनेट वगैरह से प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चन, तो उसमें इसी चीज को एनबी रेजोनेंस भी लिखा रहता है, एनबी दोनों सेंस में। ठीक, तो एनबी रेजोनेंस अलग से कुछ नहीं है, एनबी रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। अब इसमें होगा क्या, याद करो तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन एक जगह लिखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में यूज हम लोग किसी एक चीज की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। फील्ड इफेक्ट में नहीं लिखे हैं, फिर बहस कर रहा है। एक और पेज पलटो, इसमें चेक करो। थैंक यू। कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक, और याद होगा या उसमें आप लोग देख भी रहे होंगे कि कार्बन फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल का सबसे कम। यही है ना क्या? चलो, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस होता क्या है उसको अलग से लिखने और उसकी कंडीशंस देखने के बजाय हम लोग सीधा सीधा इसी पे ही अप्लाई करके देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक, एक चीज आप जान लीजिएगा कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, थोड़ा जल्दी लिखते चलो इसको साथ साथ में, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स will be directly proportional to stability। डन, चलो डन। एक काम करते हैं, मैं इसको पिंक कलर का कर देता हूं। यह है अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, कौन से डिग्री का फ्री रेडिकल है ये?
मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से डिग्री का फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। हम लोग कैसे पहचानना सीखे थे, इसका नाम जिस चीज के कारण है उसने कितने डायरेक्शन में चेन रखी है, तो ये 3 डायरेक्शन में चेन रखा है, मतलब 3 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंडीशन क्या है बेटे, सारे के सारे कार्बन क्या है, एक तरीके से सगे भाई है। ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन का कितना ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है क्या आपको, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं। अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब मान लेते हैं कि ये फिलहाल के लिए गरीब है, ठीक। ये दोनों कार्बन सगे भाई, ये कार्बन भी सगे भाई, ये कार्बन भी सगे भाई। अब देखो होता क्या है, जब बारी आएगी एक एक भाई की, पहले यहां से शुरू कर लेते हैं। इस भाई को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसका भाई कैसा है, सगा भाई जो है वो गरीब है, तो ये क्या करेगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। और याद होगा आप लोगों को, मैंने पहले आप लोगों को लिखाया हुआ है, ऐसा टाइप का एरो आप कब शो करते हो, सिर्फ जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। और आपने गलती से अगर एग्जाम में ये कर दिया तो इसका मतलब है पूरा का पूरा पेयर शिफ्ट हुआ है। ये मैंने आप लोगों को कहां पढ़ाया और लिखाया, रेजोनेंस के टाइम पे चैप्टर 4 में मैंने आपको ये लिखाया था, ठीक है। चलो ये इधर आ गया, तो अब कंडीशन क्या होगी बेटे, कंडीशन क्या होगी, ये वाला बॉन्ड डिसॉल्व हो गया, इस कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। कंडीशन क्या बैठेगी फिर, CH3C, इसके पास ये दोनों, यहां पे कुछ नहीं है, ये ऐसा लेकर के बैठ गया, और ये ठीक। चलो इसको भी मैं यही कर देता हूं, इतना तो डन। अब इसमें देखो ये वाला जो CH3 है, ये इसके साथ बिना किसी बॉन्ड के अटैच्ड है, इसलिए इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग नाम क्या देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब सारे तो सगे भाई है, पहले जब इस भाई को बुरा लग रहा था अपने सगे भाई के लिए जो कि गरीब है, तो अब वही दुख इसको भी तो हो सकता है ना। तो अब ये क्या करेगा, इससे अपने भाई का गरीबी देखा नहीं जा रहा, तो ये क्या करेगा बेटे, इसके साथ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये कर लेगा शेयर। क्या कंडीशन हो जाएगी, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन चला गया और मान लेते हैं कि ये वाला फिर वापस आ गया अगर, तो क्या होगा, यहां पे बॉन्ड बन जाएगा CH3, ये वाला बॉन्ड डिसॉल्व हो गया, इसके ऊपर क्या रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन, ये इसके दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां आया था, मतलब यहां पे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये वाला तो यहां पे CH3 है ही, ठीक। इस भाई की गरीबी देख के पहले इसको बुरा लगा और उसके बाद इसको बुरा लगा, अब बुरा लगने की बारी किसकी, ठीक। तो अब क्या होगा, ये अपने इस गरीब भाई को अपनी आधी जायदाद दे देगा, ये क्या करेगा, उस आधी जायदाद के साथ अपनी आधी जायदाद मिला लेगा, ठीक, और बॉन्ड बना लेगा। कंडीशन क्या ठहरेगी, CH3, यहां पे बॉन्ड आ गया, ये कार्बन, इसके ये इधर CH3, और यहां पर हाँ ये अब बिना किसी बॉन्ड के एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकर के टिका है। अब कहानी क्या होगी, अब इस जिस भाई से पूरी कहानी शुरू हुई थी, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा कि बारी बारी से उसके सगे भाई उसके कारण गरीब होते जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये वाली जायदाद लौटा देगा, ठीक। तो जब ये वाली जायदाद ये लौटाएगा तो ये भी अपना इधर शेयर करने के बाद फिर क्या कंडीशन आ जाएगी वापस, यही सेम वाली, ठीक। तो अब कंडीशन क्या है, इसके ऊपर अगर मान लो कोई भी, मान लेते हैं ये फ्री रेडिकल अगर अटैक करने आता, तो यहां पे जब अटैक करने आता तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, यानी जितने ज्यादा पोजीशन पे वो अनपेड इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जिसके साथ इस बेचारे को पेयर अप होना था, वो अटैक करने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, और अटैक होगा नहीं मतलब रिएक्शन होगा नहीं, रिएक्शन होगा नहीं मतलब ये स्टेबल हो गया है, ठीक। चलो अब इसी चीज को थोड़ा सा ना हम लोग कंपेयर करके देखते हैं 2 डिग्री से। अरे अरे अरे
ये क्या है अब, कैसा टाइप का, 2 डिग्री, 1 2, क्या कंडीशन होगी भाई, ठीक। ये भाई खुद हो गया गरीब, ठीक है। अरे अरे अरे, ये वाला बॉन्ड तो डिसॉल्व हो गया है, साथ में क्या है CH और 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे CH3, ठीक। अब पहले इस भाई को नहीं अच्छा लग रहा था कि उसका ये वाला भाई गरीब है, अब इस भाई को नहीं अच्छा लग रहा कि इसका ये वाला भाई गरीब है, तो क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट करेगा उस आधी जायदाद के साथ, ये अपनी आधी जायदाद मिलाएगा और अमीर हो जाएगा, ठीक। तो क्या कंडीशन बनेगी, CH3 यहां पे बन गया बॉन्ड, CH3 इसके ऊपर रह गया अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या कंडीशन, इस भाई को नहीं सहन हो रहा कि उसके चलते बारी बारी से उसके भाई गरीब हो रहे थे, तो ये क्या करेगा, हाँ ठीक। तो अब कंडीशन क्या बन जाएगी वापस से, यही वाली, यानी इसमें बने थे 4, इसमें बने 3, ठीक। चलो अब थोड़ा सा 1 डिग्री को भी देख लेते हैं। एक ही तो भाई है, क्या होगा, ये इसको दे देगा, कंडीशन क्या बनाएगा, CH3 ऐसा, फिर CH2। इस भाई को नहीं पसंद आ रहा कि उसका भाई गरीब हो गया, तो ये इधर वापस कर देगा, बन जाएगा ऐसी। तो इसमें कितने बने, और इसमें कुछ भी नहीं, यानी कि जब ये क्लोरीन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर अटैक करने आया, तो उसको अटैक करने के बाद कहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एकदम परोसा हुआ मिलेगा, थाली में रखा हुआ इसमें, ठीक। उसके बाद इसमें 2 जगह पे घूमने के बाद उसको नसीब होगी थाली, इसमें 3 जगह घूमने के बाद उसको थाली नसीब होगी, और इसमें तो 4 जगह, ठीक। तो ऑटोमेटिकली जब उस बेचारे को अटैक करने में ही मुश्किल जाएगी, यानी मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा अपना, स्टेबल। इसलिए हम लोगों का कंक्लूजन क्या है कि जैसे जैसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ाते हो वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। डन, चलिए फटाक से लिख लीजिए इसको, बुक लाए आज,
हो गया, आगे बढ़े, चलिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी बस इतनी ही है। हाइपर कॉन्जुगेशन में ना तो कोई क्या बोलना चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट पढ़ना है अलग से, ठीक, ना कोई कंडीशन पढ़ना है अलग से, यही है हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला फील्ड इफेक्ट आता है रेजोनेंस। ठीक, अब याद होगा बेटे, रेजोनेंस तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में ही पूरा डिटेल में। आपको उसी टाइम पे रेजोनेंस को पूरा डेप्थ में पढ़ाने का रीजन क्या था, ताकि यहां पे हम लोगों का टाइम बचे। ठीक, फिर भी हम लोग एक फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। रेजोनेंस हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, या जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो। ठीक, अब इसमें ऑर्डर या क्या बोलना चाहिए, सीक्वेंस क्या रहता है शिफ्टिंग का, ये जाता है डबल बॉन्ड की तरफ और डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन जाता है जस्ट बाजू के एटम पर। ठीक, इसमें भी सेम कंडीशन थी, इसमें बस कंडीशन अलग थी, ये जाता था पॉजिटिव चार्ज की तरफ और इसमें क्या होता था, ये इधर आता था और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर खिसक के आता था। ठीक, चलो, आपको रेजोनेंस का तो मालूम है। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये जो तीसरा एलिमेंट है ये कॉन्जुगेट पोजीशन पे चाहिए। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस, पहला बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, जिसको आप एरिल एमीन्स भी बोलोगे। ठीक, अब ये क्या चीज है भैया, ये है ये, याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इसको, जब मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन कराया था तब ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, ये है एनिलिन, आपको साफ साफ दिख रहा है बेटे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर के कारण ये लोन पेयर अब कहां एंटर कर जाएगा, बोलो, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में अगर एंटर कर गया मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अवेलेबल भी नहीं है, वो तो घूम रहा है। और हम लोगों को मालूम है कि जब तक के कोई मॉलिक्यूल जितनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा वो बेसिक कहलाएगा। अब इसमें तो डोनेट ही नहीं कर रहा तो ये बेसिक होगा ही नहीं। ठीक, अगर मान लो इसका एक डेरिवेटिव और ले लेते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देंगे किससे, ये लो। अब इसमें क्या होगा, पहले एक बार यहां एंटर करेगा, घूम के आएगा, फिर यहां एंटर करेगा, घूम के आएगा। तो ये जो डाइफेनाइल एमीन है इसमें क्या हो रहा है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, 9, याद है ना, 5, 9, 13 ऐसे करके आते रहता है। तो अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रिंग में घूम रहा है, यानी कि इसकी घूमने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, घूमने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि डोनेट होने की प्रोबेबिलिटी और कम। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, फिर उधर जब हम लोग 3 डिग्री बनाएंगे तो अपने को रिजल्ट क्या मिला बेटा, कि 3 डिग्री वाला जो है वो बहुत लीस्ट बेसिक है, फिर है 2 डिग्री, फिर है 1 डिग्री, और सबसे इजीली कौन अवेलेबल है लोन पेयर डोनेट करने के लिए, अमोनिया। ठीक, और इसमें हम लोगों का रिजल्ट जो है वो क्या है कि जैसे जैसे आप रेजोनेंस को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया। चलिए ये था पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन है फिनॉक्साइड आयन इज more stable than ethoxide ion. Why? ठीक, 11 के लेवल पर आप लोगों को ये ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आने बिल्कुल बनते हैं कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है इथॉक्साइड आयन से, क्यों? अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या है बेटा? फिनॉक्साइड आयन है कि जब आप फिनॉल में से क्या करोगे, H+ हटा दोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे O-, तो ये जो चीज बनी है ये फिनॉक्साइड आयन। ठीक, अब ये देखने में तो ऐसा है लेकिन आपको मालूम है रेजोनेंस के कारण ये अंदर में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड की जगह पे सर्कल आने लगता है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड हर जगह पे घूमा है। तो ये असल में क्या कंडीशन है बेटा? ये असल में ऐसा है। क्या इसमें रेजोनेंस दिख रहा है? बिल्कुल रेजोनेंस दिख रहा है, यानी ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और घूमने लग जाएगा। ठीक, और अगर घूमने लग जाएगा मतलब इस माइनस में कोई भी पॉजिटिव वाला अटैक करने नहीं आ पाएगा, और जब अटैक कर नहीं पाएगा तो रिएक्टिविटी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। जबकि जस्ट इसके उल्टे आप देखिए इथॉक्साइड आयन क्या है? ये था इथेनॉल। इथॉक्साइड आयन कुछ दिन पहले भी देखे हम लोग। ठीक, ये है इथेनॉल में से क्या हुआ बेटा, H+ अगर निकल गया तो ये क्या छोड़ के जाएगा, CH3CH2O-। अब ये चीज जो है इसी का नाम है इथॉक्साइड आयन। इसमें आपको दिख रहा है बेटा कौन सा इफेक्ट लग रहा है? चलो मैं थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूं। कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसमें? इंडक्टिव +I, तो रिजल्ट क्या होगा? +I के कारण इलेक्ट्रॉन धकेल दिए गए हैं, पुश कर दिए गए हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने के कारण ये नेगेटिव चार्ज वहीं पे ही अवेलेबल है। यानी इस पे अगर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया तो बहुत फटाक से इसमें अटैक कर सकता है। तो जब अटैक कर लेगा जल्दी से मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है, और रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। तो यही है इसका रीजन। तो आंसर लिखिएगा फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। Phenoxide ion is resonance stabilized therefore is more stable than ethoxide, ion। बनाएंगे तो बना लीजिए इसको जल्दी से। उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन देखा जाए। डन, चले आगे।
एक और एप्लीकेशन रेजोनेंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स का, जो इसके बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ना ही है, बेंजीन के लिए भी और फिनॉल के लिए भी। हम लोग ले लेते हैं, चलो फिनॉल। ठीक, देखो इसको आप लोग भी ऐसे नेटवर्क टाइप बना लेना, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या चीज है भाई? हाँ? अरे मैं पूछ रहा हूं ये क्या बनाया मैंने? हाँ? इसी कमाल कर रहे हो यार तुम लोग, अभी जस्ट देखे उससे पहले वाले में। क्या है ये फिनॉल है। गजब कर रहे हो यार। इसमें कहां कहां पे माइनस चार्ज डेवलप होता है रेजोनेंस के कारण? यहां, यहां और यहां। अब मैं यहां पे ये याद नहीं दिलाऊंगा कि यहां पे माइनस चार्ज कैसे डेवलप हुआ। उसके लिए क्या देखना है आपको? रेजोनेंस से उठा के देखना है। ठीक, तो जब आप इस पे मान लो NO2 प्लस का अटैक कराओगे तो बताओ तो NO2 प्लस कहां जाके जुड़ पाएगा? ऑब्वियसली जहां पे माइनस चार्ज है वहीं जाके जुड़ेगा ना। हाँ, तो NO2 प्लस जब अटैक करेगा तो वो बेचारा जाके कहां जुड़ सकता है बेटा? ये जाकर के जुड़ेगा या तो यहां पे, ठीक, या तो बोलो ना। हाँ, और याद होगा आप लोगों को, मैंने पहले ही आपको सिखाया है आईपीसी के टाइम कि ये जो है ये एक तरीके से धड़ है, ये इसका पैर है। तो जो पैर के पास है वो पोजीशन कौन सी कहलाती है? पैरा। जो कमर यानी कि मिडिल में है वो जगह क्या कहलाती है? मेटा। याद आ रहा है कुछ कुछ? आईपीसी में ऑर्थो मेटा पैरा सिखाया हूं मैं। और ये जो पोजीशन है ये कहलाता है ऑर्थो पोजीशन। तो ये कहां पे जुड़ा है बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा है। अरे अरे यहां CH3 लिख दिया मैंने गलती से, यहां CH3 नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? NO2 आएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मान लो इस पे CH3 प्लस का अटैक कराते तो CH3 प्लस कहां जाके जुड़ता? जहां भी माइनस है कि नहीं? ठीक, यानी कि इसमें भी क्या बनता है बेटे? यहां OH, यहां पे CH3 और यहां पे OH, यहां पे CH3। यही होता ना, ये ऑर्थो आइसोमर, वो पैरा आइसोमर। ठीक, सिर्फ यही क्यों? इसमें अगर मान लो मैं और भी कुछ ऐसा चीज का अटैक कराता, जैसे मान लो CH3CO प्लस, अगर ये अटैक करने आता तो हाँ सीख गए तुम लोग। एक तो यहां CO CH3 या तो ये बनता या तो फिर ये बनता। ठीक, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है? देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? जो पॉजिटिव होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या था? N4 नेगेटिव, N4 न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव आ रहा है अटैक करने के लिए, वो जाके जुड़ेगा कहां पे? ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा का रास्ता उसको दिखा कौन रहा है? रेजोनेंस। कैसे दिखा रहा है रास्ता? क्योंकि रेजोनेंस के कारण ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा था बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जहां होगा इलेक्ट्रोफाइल जाकर के वही अटैक कर पाएगा। ठीक, सिर्फ यही नहीं, आपको अगर एक और एग्जांपल लिखना तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, भरपूर एग्जांपल्स होते हैं अपने पास। HSO3 प्लस, अब ये आकर के बताओ तो कहां जुड़ेगा? बस
या तो बनेगा ये कहा ऑर्थो पे, या तो ये बनेगा कहा पैरा पे, SO3H। ठीक, चलिए बना लीजिए जल्दी से। एक काम करो ना, इसको बनाते रहो, मैं एक स्टेटमेंट बस लिखा दे रहा हूं, उस स्टेटमेंट को लिख लो। ओ भैया ओ, रिंग के अंदर में ये कौन बनाएगा? सर्कल। बेटे रिंग के अंदर सर्कल नहीं बनाओगे तो वो साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव होकर रह जाएगा। चलो स्टेटमेंट लिखो, रेजोनेंस डेवलप्स negative charge, resonance develops negative charge at ortho and para positions, PARA, double RA नहीं, ortho and para positions, comma leading the electrophile to attack on those positions only। ठीक, चलिए अब इसको आप लोग बनाते रहिए। जहां तक बात अब इस चैप्टर की बेटा, इस चैप्टर में इसके बाद बचा है आप लोगों का प्यूरिफिकेशन टेक्निक। ठीक, और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन सिर्फ लिस्ट दी हुई है जिसको हम लोग इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर का पार्ट है जो कि। ठीक, तो अगली क्लास में आप लोग बुक लेकर के आइएगा, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। ठीक, उसके बाद वाली नहीं, मतलब उसी क्लास में जो ये डिस्टिलेशन और ये सब है, इसको एक जनरल डिस्कशन करके ये वाला चैप्टर, ओ भैया इधर, ये वाला चैप्टर क्लोज। ठीक, और अगली ही क्लास में हम लोग फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे किसको? हाइड्रोकार्बन को। ठीक, चलिए, हाँ जी, मॉर्निंग, हाँ, तो आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ना तो गोल मारिएगा और बिना बुक के मत आइएगा कोई भी, नहीं तो कूटेंगे। अरे उसमें सर्कल तो बना भाई, नहीं वो साथ साथ में बनाया करो।